देख रहे हैं इंडार्क राजकुमार के साथ। तो चलिए बढ़ते हैं आज की कहानी की ओर। दोस्तों, लोकेश जिसकी उम्र 7-8 साल की रही होगी जब वो अपने दादा दादी से मिलने आया था। दरअसल उसके माता पिता का कारोबार शहर में था। इस समय स्कूल से भी वकेशन मिलने के दौरान उसके माता पिता ने लोकेश को कुछ समय के लिए उसके दादा दादी के पास रखना ही मुनासिब समझा। लोकेश के दादा दादी भी लोकेश को अपने पास रखना चाहते थे। उनकी भी यही इच्छा थी। इसी तरह अप्रैल के महीने में लोकेश के उसके माता पिता नालंदा उसके दादा दादी के पास छोड़ आए। उसके दादा दादी के मुताबिक लोकेश बहुत ही शरारती और नटखट लड़का था, पर था बड़ा मासूम। दीवालों को भी अपना दोस्त समझकर बातें करने लगता था। पूरा दिन लोकेश अपने बंगला और फर्श पर उछल उछल कर कूदता रहता। पर एक दिन लोकेश खेलता खेलता कुछ ज्यादा ही दूर चला गया था। दरअसल लोकेश एक दिन दोपहर के समय 2 या 3 बजे के करीब जब उसके दादा दादी कमरे में आराम कर रहे थे, तब लोकेश घर के पीछे खेलने के लिए निकल गया। लोकेश इस समय घर के पीछे वाले आंगन में खेल रहा था। खेलते खेलते ही उसका फुटबॉल अपने आप ही एक तरफ जाने लगा। लोकेश भी उस फुटबॉल का पीछा करने लगा। ऐसा लग रहा था जैसे किसी एक दिशा में फुटबॉल अपने आप ही सिर्फ हवा के दबाव से चली जा रही थी। अब लोकेश इतना मासूम और नन्हा सा बच्चा था, कहाँ इन सब बातों पर वो ध्यान देता। लोकेश इस बॉल को पकड़ने की कोशिश करने लगा। लोकेश जितना तेज दौड़ता, वो फुटबॉल उससे कहीं ज़्यादा तेजी से आगे बढ़ जाती। बहुत देर तक लगातार भागने के बाद लोकेश अब बहुत ज़्यादा थक गया था। पर तभी उसने देखा कि अब वो फुटबॉल एक जगह पर रुक गया है। लोकेश बहुत खुश हुआ और फुटबॉल की तरफ भागने लगा। पर तभी उसने देखा कि एक लंबा सा आदमी उस फुटबॉल पर अपने पैर जमाए खड़ा है। उस वक्त लोकेश को कुछ समझ नहीं आया, पर वो फिर भी बॉल के पास गया। पर तभी उस लंबे आदमी ने बॉल को अपने पैरों से एक दूसरे कोने में मारा। जब लोकेश भागता हुआ उस दूसरे कोने पर पहुंचा, तो उसने पाया कि इस बार उस दूसरे कोने पर एक औरत खड़ी है, जिसकी आंखें बेहद लाल हैं और उसकी जीभ काली और नाखून भी बहुत बड़े बड़े हैं। वो लोकेश को अपनी तरफ आने का इशारा कर रही है। इसके तुरंत बाद ही जैसे ही लोकेश आगे बढ़ता है कि तभी वो औरत उस बॉल को अपने पैरों से मारते हुए दूसरे कोने पर पहुंचा देती है। लोकेश अब दूसरे कोने में देखता है तो उसे पता चलता है कि अब दूसरे कोने में एक बच्चा खड़ा है, जो कि उसके ही उम्र का था। उस बच्चे की आंखों के नीचे काले घेरे हैं और उस बच्चे की गर्दन पर कटने का निशान है। लोकेश को अब थोड़ा डर लगने लगा था। लोकेश अब पीछे हटा और जैसे ही बगीचे से बाहर भागा कि तभी बगीचे के दरवाजे पर उसे वो तीनों हवा में गायब होते हुए दिखे। ये सब देखकर लोकेश अब तक कुछ ज्यादा ही डर चुका था। इसके बाद लोकेश वहां से तुरंत भाग निकला। लोकेश भागता हुआ सीधे अपने घर पहुंचा, जहां उसके दादा दादी उसकी कब से चिंता में बैठे हुए थे। लोकेश के दादा दादी ने लोकेश को एकदम डरा और परेशान हालत में घर में आते हुए देखा। उसके दादा दादी ने पहले तो लोकेश को थोड़ी डांट लगाई, फिर प्यार से पूछा कि इस बार आखिर वो कहाँ खेलने चला गया था। तभी इस पर लोकेश ने बताया कि जब वो अपने बगीचे में खेल रहा था, तब उसकी गेंद अपने आप ही पता नहीं कैसे एक तरफ बढ़े जा रही थी। लोकेश के दादा दादी को पहले तो लोकेश की बातें बचकानी लगी, पर फिर जब उसने उस बगीचे और 3 लोगों का जिक्र किया, तब उसके दादा दादी के होश ही उड़ गए। उसके दादा दादी ने तुरंत लोकेश की टी-शर्ट निकाली और उसके पीठ को चेक किया, तो उनका अंदाजन बिल्कुल सही था। लोकेश की पीठ पर एक छोटा सा लाल बिंदु था। इसके तुरंत बाद लोकेश के दादा घर से निकले और फिर सीधे अपने बड़े भाई को लिए घर में दाखिल हुए।
उनके बड़े भाई के मुताबिक उस भूता बगीचे के प्रेतों ने इस पर छाप लगा दी है, जिससे कि अब धीरे धीरे करके इस बिंदु का आकार बढ़ने लगेगा। उनके मुताबिक अगर ऐसा हुआ तो फिर लोकेश धीरे धीरे करके अपने होश खो देगा और इसके जिस्म में से इसकी आत्मा निकल उठेगी और उन प्रेतों के कैद में हो जाएगी। इसके बाद बड़े काका ने कहा कि लोकेश को एक पानी के ड्रम में रखें ताकि उसके पीठ का वो छोटा बिंदु बड़ा आकार जल्दी जल्दी ना ले पाए। फिर लोकेश की दादी ने कुछ ऐसा ही किया। लोकेश उस पानी में तड़पता रहा, पर उसकी दादी ने उसे तब तक बाहर नहीं आने दिया जब तक कि उसके दादा नहीं आ गए। फिर थोड़ी ही देर बाद उसके दादा और बड़े दादा और साथ ही 2 पंडित घर पर आए। पंडित ने लोकेश को बाहर निकालने को कहा और उसके बाद पंडित जी ने कुछ केलों के पत्तों से लोकेश पर छिड़काव किया। पानी के छिड़कते ही लोकेश के शरीर में जैसे आग लग गई थी, क्योंकि वो कुछ इसी तरह तड़प रहा था। पंडित ने लोकेश को उसके बाल से पकड़ लिया और पूजा घर में ले गए। लोकेश को एक आसन पर बिठाया गया। इसके तुरंत बाद एक पंडित ने कहा, इस पर उन 3 प्रेतों का साया है। जब लोकेश उस बगीचे में खेल रहा था, तभी बाहर से उन दुष्ट आत्माओं ने लोकेश पर अपनी नजरें गड़ा ली थी और इसे अपना शिकार बनाना चाहती थी। इसी वजह से उसके गेंद को अपने आकर्षण शक्ति से खींचते हुए उस भूता बगीचे में ले गए और बस वहीं पर उन्होंने इसे अपने जाल में फंसा लिया। दरअसल जो बच्चे का प्रेत है उसे इसके साथ खेलना पसंद आ गया और अब इसके पीठ पर यह लाल निशान इसकी रूह को उस बगीचे में खींच लेगा। इससे पहले कि ये छोटा सा लाल बिंदु फैलता हुआ गर्दन तक पहुंचे, हमें इसका इलाज करना पड़ेगा। फिर पंडित जी ने कहा, देखो इसी शहर में खोड़ी पाकड़ घाट के पास एक बहुत बड़े महात्मा बैठते हैं। गांव वालों का मानना है कि पहले से उन प्रेतों को भी उस बगीचे में उन्होंने ही कैद किया था, तो हो सकता है कि वो इस बार भी हमारी मदद कर सकें। पर तब तक हमें लोकेश को इसी तरह एक पानी से भरे हुए ड्रम में रखना होगा ताकि इसकी बिंदु का आकार तेजी से न बढ़ सके, और इस बार इसके दोनों हाथों को किसी लोहे की जंजीर से बांध दें ताकि इसकी पकड़ मजबूत रहे और वशीकरण से बच सके। फिर इसके तुरंत बाद लोकेश के दादा और दोनों पंडित घर से बाहर उन महात्मा से मिलने गए। करीबन शाम के 5 बजे वो लोग महात्मा जी को लेकर घर पहुंचे। उन महात्मा ने लोकेश के ऊपर हाथ रखते हुए कहा, कुछ नहीं होगा इसे, बस आप सबको मैं जैसा कहता हूँ ठीक उसी तरह करिए। महात्मा जी ने लोकेश के सिर के ऊपर अपने चंदन की लकड़ी को फिराया और कहा, हमारे पास सिर्फ आज की रात का समय है। कल सूरज की पहली किरण जैसे ही फूटेगी उससे पहले ही हमें इसको बचाना होगा और उसकी पीठ पर जो लाल बिंदु है उसका गोल आकार बनने से पहले ही लोकेश की आत्मा को सुरक्षित करना होगा। अगर आज की रात हमसे निकल गई तब लोकेश को बचा पाना परमात्मा के लिए भी मुश्किल हो जाएगा। इसके बाद महात्मा ने कहा, देखो पहले तो हम इसका शुद्धिकरण करेंगे, इसके बाद हम इसके पीठ पर यज्ञ में गंगा जल और मस्कारे का तेल इसके पीठ पर चढ़ाएंगे, जिससे इसे खुद पर काबू होगा, यानी कि वो आत्माएं अब से सुबह तक इस पर नियंत्रण नहीं कर पाएंगी। इसके बाद लोकेश को उसी के कमरे में ले जाया गया और उसे कहा गया कि चाहे कुछ भी हो जाए पर आज की रात उसे अपने कमरे से बाहर नहीं निकलना है और ना ही बाहर की किसी भी आवाज़ को जवाब देना है। लोकेश तो फिर भी ठहरा एक छोटा सा बच्चा था, पर आज की रात उसमें हिम्मत आनी ज़रूरी थी। इसके बाद महात्मा जी ने उसके कमरे के बाहर नमक और मिर्ची के मिश्रण को छिड़क दिया और दरवाजे के बाहर चंदन और सौंफ का टीका लगा दिया, जिससे कि उन आत्माओं को अब दरवाजे से दूरी मिल जाए। लोकेश रात के समय इसी तरह अपने कमरे में डरते हुए सोने की कोशिश करने लगा। धीरे धीरे अंधेरा और सन्नाटा हो रहा था, तो वहीं दूसरी तरफ लोकेश के दादाजी और वो महात्मा और वो पंडित हवन में लीन थे। रात को लोकेश अकेला अपने कमरे में कंबल लपेटे सो रहा था, पर तभी उसे एक आवाज आई कि उसे कोई बुला रहा है। लोकेश दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ गया और जैसे ही वो वहां पर पहुंचा
और दरवाजे को खोलने ही वाला था कि तभी उसे याद आ गया कि चाहे कुछ भी हो जाए कमरे से बाहर मत जाना। लोकेश पीछे हटता हुआ वापस बेड पर लेट गया, पर तभी कमरे की लाइट चली गई, जो कि लोकेश को डराने के लिए काफ़ी थी। लोकेश अब बहुत डर रहा था। आखिर वो एक 7-8 साल का छोटा बच्चा जो था, उसने रात के लगभग 2 बजे तक उन आवाज़ों का सामना किया। लगातार उसे कोई बाहर बुला रहा था, पर लोकेश ने दरवाज़ा नहीं खोला। पर तभी एक आवाज़ ने उसे अपनी तरफ खींच लिया। ये आवाज़ उसके दादाजी की थी। ये सुनते ही मानो लोकेश की खुशी का ठिकाना ना रहा। लोकेश दौड़ता हुआ दरवाजे की तरफ बढ़ा, पर तभी उसकी नज़र एक कटोरे में रखे नमक पर गई। वो नमक लाल हो गया था। महात्मा जी ने लोकेश को पहले ही बता दिया था, अगर टेबल पर रखे कटोरे का नमक लाल हो जाए तो समझ जाना चाहिए कि तुम खतरे में हो, और उस समय तुम्हारी सबसे सुरक्षित जगह तुम्हारा बेड ही है। इसके तुरंत बाद ही लोकेश चुपचाप अपने बिस्तर पर जाकर बैठ गया। लोकेश अब बहुत ज़्यादा डर चुका था, और खैर जो भी हो था तो वो बच्चा ही। उसे कब नींद आ गई उसे पता ही नहीं चला। जब उसकी आंख खुली तो उसके सामने उसके दादा दादी और महात्मा जी बैठे थे, जो उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कह रहे थे, कल रात सिर्फ तुम्हारी समझदारी के कारण तुम सुरक्षित बच पाए हो। तुम भले ही मासूम हो पर बहुत समझदार हो। कल तुम्हारी समझदारी के कारण हम सब बचा पाए तुम्हें। उसी शाम लोकेश के माता पिता पहुंचे। फिर महात्मा जी ने अब तक घटा सब कुछ उसके माता पिता को बताया। फिर महात्मा ने कहा, हर किसी की एक कहानी होती है और उसी तरह इसकी भी है। ये बगीचा भूतिया बगीचा ऐसे ही नहीं कहलाया जाने लगा। मैं बताता हूँ, इसी तरह कभी एक परिवार का घर वो भूतिया बगीचा के पीछे हुआ करता था। उस समय वो बगीचा बड़ा ही सुंदर था। एक बार की बात है, लोकेश की उम्र का ही एक लड़का था जिसकी मौत लोहे की सिक्कड़ टूटने की वजह से हो गई थी। जब उसके माता पिता को इस बात की खबर लगी, तब उन लोगों ने ट्रस्टीज और बगीचे की देखभाल करने वालों के खिलाफ आरोप लगाया, और कुछ एक हफ्ते बाद ही दोनों पति पत्नी एक झूले से फांसी के फंदे पर लटके हुए मिले। कोई नहीं समझ पाया कि ये उनका कत्ल था या उन्होंने आत्महत्या की थी। इसके बाद जो भी उस बगीचे में जाता है उसे उन तीनों की आत्मा दिखती है। कुछ समय बाद जब सब कुछ ठीक हुआ तो एक बार 2 बच्चे झूला झूल रहे थे, और झूलते के साथ ही सिकड़ी पता नहीं कैसे टूट गई और दोनों ही बच्चों की मौत हो गई थी। इसी तरह अब उस बगीचे में बड़ी अजीब अजीब सी चीज़ें होने लगी। बस इसके बाद से वो बगीचा भूतिया बगीचा कहलाया जाने लगा। और काफ़ी समय बाद जब शायद एक छोटा और मासूम लोकेश पीछे खेल रहा था, तो उन प्रेतों ने उसे शिकार बनाने के लिए उसे उस बगीचे तक दौड़ाया और उसके पीठ पर लाल बिंदु का निशान कर दिया, जो कि एक रात में पूरे शरीर में फैल जाता है, और फिर इसकी आत्मा अब उन प्रेतों के कैद में हो जाती। खैर अब भगवान के आशीर्वाद से सब कुछ ठीक ही है। इसके बाद लोकेश अपने माता पिता के साथ शहर आ गया था, पर यह तो बस लोकेश की तकदीर ही कह सकते हैं कि उनकी नज़र उस कटोरे पर पड़ गई, वरना आज लोकेश की आत्मा उनके कैद में होती। तो दोस्तों, इस कहानी में बस इतना ही। तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।